साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, साइंस दोनों जगह काफ़ी अच्छी मात्रा में पूछी जाती है। तो अगर आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, चाहे वो एमपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हो, आपको साइंस को अपने कब्जे में करना होगा। ठीक है, तो ये साइंस की प्रैक्टिस सेट लगातार चलती रहेगी आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, पिछली बार जो आरआरबी सीबीटी 1 था, उसमें साइंस के सारे प्रश्न हमारी वीडियो से ही आए थे। इवन जीके जीएस के भी प्रश्न हमारी वीडियो से ही आए थे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया था। सेम ऐसा ही इस बार हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी करने वाले हैं। और आपका जो एमपी पुलिस का एग्जाम है, उसमें भी एक भी प्रश्न इस सीरीज से साइंस के बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में फिजिक्स के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, भौतिकी के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर बायोलॉजी का नंबर आता है, फिर केमिस्ट्री का नंबर आता है। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, इसमें आपको 10 प्रश्न फिजिक्स के मिलेंगे, 5 प्रश्न केमिस्ट्री के और 5 प्रश्न बायोलॉजी के मिलेंगे। अगली जो टेस्ट आएगी, जो क्विज आएगी, उसमें आपको बायोलॉजी के 10 प्रश्न होंगे, 5 जो है आपके फिजिक्स के होंगे और 5 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के होंगे। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किसका प्रतीक सीडी है? बताइए सीडी किसका प्रतीक होता है? प्रतीक वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। विद्युत धारा, द्रव्यमान, दीप्ति तीव्रता या फिर पदार्थ का परिमाण। बताइए सीडी किसका प्रतीक होता है? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि दीप्ति तीव्रता का प्रतीक होता है सीडी। सीडी को क्या कहते हैं? तो सीडी को कैंडेला कहते हैं। देखिए, तो दीप्ति तीव्रता की इकाई सीडी है। सीडी का पूरा नाम क्या है? तो सीडी का पूरा नाम कैंडेला होता है, इसे हम कैंडेला कहते हैं। इसकी खोज कैंडेला नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको कैंडेला कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सी डी जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल, समय या फिर दूरी। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ऐसा ना हो कि आप प्रकाश देख करके इसको लाइट की इकाई लगा दें या फिर प्रकाश की इकाई लगा दें, लेकिन याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यह दूरी को मापने की एक इकाई होती है, यह बात आप याद रखिएगा। कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया। अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे एमपी पुलिस के, तो आपने भी इस प्रश्न को जरूर देखा होगा। एसआई पद्धति की मूल इकाइयों में कितनी है? तो बताइए एसआई पद्धति की मूल इकाई कितनी है? कितनी इकाई है जो मूल है एसआई पद्धति की? 3, 4, 6 या फिर 7? आइए आंसर देखें। सही आंसर सी, यानी कि कुल मिलाकर के 7 मूल इकाइयां हैं। इनके मात्रक क्या क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो एसआई पद्धति में 7 इकाइयां होती हैं। इनके मात्रक इस प्रकार हैं: मीटर, एम्पियर, मोल, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला। ये 7 मात्रक होते हैं जो एसआई पद्धति में 7 मूल इकाइयां होती हैं। और यही सेम टू सेम प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पारसेक किसका मात्रक होता है? बताइए पारसेक किसका मात्रक होता है? समय का, वेग का, दूरी का या फिर चाल का? आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि दूरी का मात्रक होता है पारसेक। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, पारसेक दूरी को मापने वाला सबसे बड़ा मात्रक है। तो याद रखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वो पारसेक है। प्रकाश वर्ष मत लगा दीजिएगा। जो पारसेक है वो प्रकाश वर्ष से भी अधिक होता है। ठीक है, इसका मान 3.24 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और यह प्रश्न एमपी पुलिस में पूछा गया था कि एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 3.24 प्रकाश वर्ष जो है वो एक पारसेक के बराबर होता है। ठीक है, इसका उपयोग अंतरिक्ष में उपस्थित तारों, ग्रह और उपग्रह के मध्य की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। पारसेक का उपयोग, यह आपको याद रखना है। तो प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। और अंतरिक्ष में ग्रहों और उपग्रहों के बीच की दूरी को मापने की इकाई क्या है? तो वो आपकी पारसेक होती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? बताइए। बहुत अच्छा यह प्रश्न है, काफ़ी अच्छे लेवल का यह प्रश्न है। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में इसको पूछा जा चुका है। बताइए 10 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष या फिर 12 वर्ष? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, एक
प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होती है। ये आपको पता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। अब देखिए वो तारा कितनी दूरी पर स्थित है, तो जो तारा है वो 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ से जब प्रकाश चलेगा, अगर वो पृथ्वी तक आएगा तो उसको भी 12 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है? तो याद रखिएगा, 1 वर्ष में वह जो है 1 प्रकाश वर्ष चलेगा, तो 12 प्रकाश वर्ष चलने में उसको 12 वर्ष का समय लग जाएगा। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? आपसे 36 वर्ष भी दिया हुआ है, 24 वर्ष भी दिया हुआ है, ये सब 12 के मल्टीपल दिए हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि प्रकाश 1 वर्ष में 1 प्रकाश वर्ष दूरी तय करता है, तो 12 वर्ष में 12 प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन की वजह से, परावर्तन की वजह से, ध्रुवण की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि प्रकीर्णन की वजह से आकाश हमें नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? तो प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखराव। बिखराव मतलब फैलना। तो जो प्रकाश ज़्यादा फैलेगा उसी रंग का हमको जो है आकाश दिखाई देगा। तो देखिए, नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के अणुओं और अन्य सूक्ष्म कणों की वजह से विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, अतः नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो नीले रंग की प्रकाश तरंगदैर्घ्य जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए नीले रंग का बिखराव जो है वो सर्वाधिक होता है। इस वजह से आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश का उपयोग हम खतरों की निशानी के लिए या फिर दूर से ट्रैफिक सिग्नलों के रूप में हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाल रंग हमको दूर से ही दिखाई दे जाता है। लाल रंग का बिखराव बहुत कम होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। मृग तृष्णा किसका उदाहरण होता है? रेगिस्तान में मृग तृष्णा पाया जाता है, इसे मृग मरीचिका भी कहते हैं। और यह प्रश्न एमपी पुलिस में कई बार पूछा गया है कि मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? ध्रुवण का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, या फिर विवर्तन का? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है मृग तृष्णा। ठीक है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण होता है मृग तृष्णा। रेगिस्तान में मरीचिका प्रकाश के पूर्व परावर्तन के कारण होती है, जिससे दूर के राहगीरों को वस्तुओं के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इस वजह से वहां पर जल होने का आभास हो जाता है। आप अगर रेगिस्तान में जाएंगे तो कहीं अगर दूर से अगर आप दूर पर देखेंगे तो आपको लगेगा वहां पर जल भरा हुआ है। ऐसे आप कभी आप जैसे कहीं पर राइड कर रहे हैं, मान लीजिए अपने कार में बैठे हुए हैं, गर्मी के दिनों में आपको सड़क पर पानी का आभास होता है कि वहां पर पानी भरा हुआ है, लेकिन वहां पर पानी नहीं होता है। वो क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? अगला प्रश्न। जब सूर्य प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बँट जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा रंग उन 7 रंगों में शामिल नहीं है? बताइए उन 7 रंगों में कौन-सा रंग ऐसा है जो शामिल नहीं है? बैंगनी, हरा, भूरा, नीला। आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि जो भूरा रंग होता है वो उन 7 रंगों में शामिल नहीं है। तो वे 7 रंग कौन-कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो ये 7 रंगों में बँट जाता है। ये 7 रंग क्रमशः बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं। भूरा रंग इसमें शामिल नहीं होता है। तो आप याद कर सकते हैं बैजानी, हपी, नाला। ठीक है? यही इसका रंग क्रम भी होता है। बैंगनी ऊपर होता है और लाल सबसे नीचे होता है। ठीक है? और भूरा रंग इनमें शामिल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। रात्रि दृष्टि यंत्र जिसे नाइट विजन कहते हैं, किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है नाइट विजन यंत्र में? पराबैंगनी, इंफ्रारेड, एक्सरे, या फिर बीटा किरण? सही आंसर है बी, यानी कि इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है नाइट विजन यंत्र में, रात्रि दृष्टि यंत्र में। आंसर देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो रात्रि दृष्टि यंत्र में इंफ्रारेड किरणें होती हैं, अर्थात अवरक्त किरणें। इंफ्रारेड को अवरक्त कहते हैं, याद रखिएगा। कहीं पर अगर इंफ्रारेड दिया हुआ है तो उसका अर्थ जो है अवरक्त किरणें ही होता है। तो रात्रि दृष्टि यंत्र में इंफ्रारेड किरणों का यूज किया जाता है। इन तरंगों की खोज विलियम हर्शेल ने 1940 में की थी। तो जो आपकी तरंगें होती हैं जिन्हें हम अ, अवरक्त तरंगे कहते हैं, इनका जो खोज है विलियम हर्शेल ने 1940 में की थी। और ये विलियम हर्शेल वाला एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है व्यापम के द्वारा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा। चलिए देखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को कपड़ा धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा कहते हैं। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट का अर्थ खाने का सोडा होता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर खाने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो याद रखिएगा जो खाने का सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो लोग यहाँ पर बाहर रह रहे होंगे तो वो खाना बनाने के लिए बाई रखते हैं, ठीक है ना? जैसे कि जो भी
जो आपके मतलब स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो खाना नहीं बना पाते हैं, तो ये बाई को रखते हैं। तो बाई क्या करती है? खाना बनाने का काम करती है। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? बाई लगा हुआ है ना इसमें, तो बाई से आप याद रखेंगे कि ये बाई जो है वो खाना बनाने का काम करती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अर्थ होता है खाने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट का अर्थ होता है धोने का सोडा। ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन आपका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? केमिस्ट्री के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, इसके बाद बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे और 20 प्रश्नों की ये सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 8, 5, 7 या फिर 0? आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका क्या होता है? सही आंसर है सी, 7 होता है, 0 नहीं होता है। याद रखिएगा, कई बार लोग कन्फ्यूजन में 0 लगा देते हैं। आरआरबी में जो एग्जाम हुआ था रेलवे एनटीपीसी का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, लोग 0 लगा करके आए थे। 0 सोचा उदासीन मतलब 0, लेकिन याद रखिएगा उदासीन जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है। एग्जाम्पल क्या है? तो जो आपका शुद्ध जल होता है वो आपका उदासीन होता है। ठीक है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा और जिसका 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। ये आपको याद रखना है। और जिसका फिक्स 7 होता है वो उदासीन होता है। तीनों प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सिट्रस फल किसका मुख्य स्रोत होता है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिट्रस फल क्या होते हैं। अगर आपको पता होगा सिट्रस फल क्या होते हैं तो आप तुरंत इसका आंसर दे लेंगे। तो सिट्रस फल का अर्थ होता है खट्टे फल। अब आप बता सकते हैं कि खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? आंसर सही है सी इसका, यानी कि विटामिन सी जो है वो सिट्रस फलों में पाया जाता है। नींबू, संतरा, मौसमी आदि फलों को सिट्रस फल कहते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जो कि त्वचा का एक रोग होता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गुण लुईस अम्लों का नहीं है? बताइए कि लुईस अम्लों का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन युग्मों का त्याग करते हैं। लुईस अम्ल की बात हो रही है। सही आंसर है सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले अम्लों को हम लुईस अम्ल कहते हैं। तो लुईस की अम्ल क्षार धारणा के अनुसार, लुईस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी धारणा दी। इनके अनुसार ऐसे अणु या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करते हैं वे क्षार कहलाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो लुईस के अनुसार जो अम्ल हैं वे इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं, इसलिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? अम्लनाशक है, विरंजक चूर्ण है, कृत्रिम दूध है या फिर NaCl है? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो MgOH जिसे कहते हैं वो आपका एक अम्लनाशक होता है, एसिडिटी को समाप्त करता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक औषधि तत्व है जो पीठ की जो आपकी यहाँ पर गलत टाइप हो गया, इसको आप छोड़ दीजिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपकी खट्टी डकार जो आती हैं, खट्टी डकार को सही करता है और जो आपकी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एसिडिटी वगैरह जो होती हैं आपकी, इन एसिडिटी वाली बीमारियों को खत्म करता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। MgOH इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो देखिए इतने तत्व आपको दिए गए हैं, ये सारे तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं। निम्नलिखित तत्वों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है मानव शरीर में? इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस तत्व की मात्रा मानव शरीर में सर्वाधिक होती है। लोहा, सोडियम, फास्फोरस या फिर कैल्शियम? आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है इन 4 तत्वों में। बाकी अगर बॉडी की बात करते हैं तो मानव शरीर का 99% भाग जो है 6 तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें कौन-कौन से हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, आदि से मिलकर के मानव शरीर बना हुआ है। इनमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो कैल्शियम जो है वो ऑप्शन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में होता है। 1.5% जो है कैल्शियम हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थिति में कैरोटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है? रतौंधी, बेरी-बेरी, स्कर्वी या फिर रिकेट्स? तो ये आपके बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। रतौंधी, बेरी-बेरी, स्कर्वी या फिर रिकेट्स, किस ऐसी परिस्थिति में कैरोटीन से भरपूर भोजन को खाने के लिए कहा जाता है? अब कैरोटीन किसका रासायनिक नाम होता है? अगर इस विटामिन का नाम आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि रतौंधी जब स्थिति आ जाती है रतौंधी की, तब आपको कैरोटीन नामक जो है उत्पाद खाने को कहा जाता है। देखिए तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए को जो है कैरोटीन कहते हैं। तो कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। इसलिए इसके बचाव हेतु दूध, मक्खन, अंडा, मछली, पालक, गाजर, हरी सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, तो आप रतौंधी से बच सकते हैं। रतौंधी क्या होता है? तो जैसे-जैसे रात होती जाती है, वैसे-वैसे आपको आँखों से दिखना कम होता जाता है। ऐसी बीमारी को रतौंधी कहते हैं, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है? बताइए ऐसा कौन सा उत्पाद है जो दूध से नहीं बनाया जाता है? मक्खन, क्रीम, दही या फिर टोफू? आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जो टोफू है वो दूध से नहीं बनाया जाता। तो सर ये टोफू क्या होता है देख लीजिए। तो मक्खन, क्रीम, दही सभी दूध के उत्पाद हैं, परंतु टोफू जो है वो सोयाबीन के बीज से बनाया जाता है। यह स्वाद में पनीर की तरह होता है और जो है शादी ब्याहों में जो है कभी-कभी पनीर की जगह पर टोफू का उपयोग भी किया जाता है। तो ये मत सोचिए कि आप मटर पनीर खा रहे हैं तो उसमें पनीर ही होगा, उसमें टोफू भी हो सकता है। टोफू किससे बनता है? सोयाबीन से बनता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पूरी एशिया में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, ये आपको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, दौड़ने से ठीक पहले एक खिलाड़ी को कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाए जिससे कि उसमें तुरंत ऊर्जा का उत्पादन हो सके? फलों का रस, दूध, सैंडविच या फिर उपरोक्त सभी? आंसर सही है इसका ए, यानी कि फलों का रस देना चाहिए। अगर आप रनिंग पे जा रहे हैं, आपका फिजिकल है, तो आप कोई ना कोई फल का रस पी करके जाइए जिससे कि आपको तुरंत यहाँ पर ऊर्जा की उत्पादन होता है। तो फलों को खाने खाने एवं फलों का रस पीने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसी भी खेल स्पर्धा में खिलाड़ी को भाग लेने से पहले भोज्य पदार्थ के रूप में फलों का रस दिया जाता है। ठीक है, तो फलों का रस पीने से त्वरित ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन ए और डी दोनों? बताइए कौन सा विटामिन जो मछली का यकृत होता है उसके तेल में पाया जाता है? आंसर की बात करें, सही आंसर है डी, यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी दोनों मछली के तेल में पाए जाते हैं। देखिए मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल में विटामिन ए और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तो यहीं पर प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और लगातार हम आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो सक्सेस जंक्शन से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। जी के जी एस, अगली वीडियो जी के जी एस और करंट अफेयर की वीडियो आने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी में और सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में, आरआरबी के में। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।